नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो हम लोग आज से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि होगी हमारी फैमिली लॉ 1। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा फैमिली लॉ 1। तो आज की इस वीडियो पर हम ज़्यादा कुछ खास बात नहीं करेंगे, पर हम बात करेंगे कि पर्सनल लॉ की इंपॉर्टेंस क्या होती है और हम इस सिलेबस पर, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इन चीज़ों के बारे पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं फैमिली लॉ 1 की, तो फैमिली लॉ क्यों, वाई डू वी नीड फैमिली लॉ? अगर आप यूएसए चले जाओ, आप यूके चले जाओ, आप कोई और कंट्री चले जाओ, तीसरा एग्जाम्पल हम इंडिया का लेते हुए चलते हैं। तो इंसान जब इस धरती पर आता है तो आने के बाद वो एक पर्टिकुलर रिलीजन पे बॉर्न होता है, राइट। उस रिलीजन के अपने अपने अलग अलग कस्टम्स होते हैं, अलग अलग कल्चर्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब इंसान थोड़ा बड़ा होता है, जैसे अगर मैं बात करूं हिंदू कस्टम्स एंड कल्चर की, तो हमारे वहाँ नामकरण का संस्कार होता है जिसे हम नामकरण बोलते हैं, राइट। नामकरण के बाद यज्ञोपवीत होता है, कर्णभेद और जनेऊ संस्कार जिसे बोलते हैं यज्ञोपवीत। उसके अलावा फिर हमारे अलग अलग संस्कार दिए हुए हैं। जब इंसान थोड़ा और बड़ा हो जाता है, उसका ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म हो जाता है, वो करता है शादी, राइट। शादी करने के बाद उसके बच्चे हो सकते हैं, हो सकता है कोई बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो जाए तो उस बच्चे के पेरेंट्स कोई और उस बच्चे को अडॉप्ट कर लें, राइट। दत्तक पुत्र का हमारे वहां कंसेप्ट निकल करके आया करता था। उसके अलावा अगर हम बात करें कि चलो ये भी कुछ नहीं हुआ तो इंसान उसके बाद बुढ़ा हो गया, बुढ़ा होने के बाद इंसान मरेगा, मरने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिवॉल्व होगी उसके बच्चों के पास, जब मरेगा तो कुछ संस्कार तब होंगे। तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कस्टम्स, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कस्टम्स हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं जो हमारा कस्टमरी लॉ का पार्ट है, राइट। अब है क्या, हम लोगों ने जब बात करी थी लीगल मेथड्स में व्हाट इज लॉ, तो हम लोगों ने देखा था कि लॉ इंक्लूड्स क्या क्या। लॉ इंक्लूड स्टैट्यूट्स, लॉ इंक्लूड प्रेसिडेंट एंड लॉ इंक्लूड लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट एंड कस्टम्स। हमने कस्टम्स की बात करी थी, राइट। तो हमारा पर्सनल लॉ है, जो हमारा फैमिली लॉ है, वो बेसिकली बेस्ड है कस्टम्स के ऊपर। हर घर के, हर एक परिवार के, हर एक खानदान के, हर एक सोसाइटी के अलग अलग कस्टम्स होते हैं और हम लोग इन्हीं कस्टम्स पर जीना पसंद करते हैं। जब हम बच्चे हैं, जब हम बड़े हुए तो हम लोगों का नामकरण हुआ, हम लोगों का अन्नप्राशन हुआ, हम लोगों के अलग अलग संस्कार हुए। अगर वहीं कोई मुस्लिम होगा तो उनके जो संस्कार होते हैं वो संस्कार कराए जाते हैं, राइट। तो ये जो कंसेप्ट निकल करके आ रहा है, जब हमारे बच्चे होंगे हम उनके साथ भी सेम ट्रीटमेंट करेंगे। द रीजन बीइंग हम लोग इसी चीज को देखते देखते आ रहे हैं, राइट। हम लोग देख रहे हैं हमारे कस्टम्स क्या हैं, हमारी ट्रेडिशंस क्या हैं। जैसे उत्तराखंड में, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड पर हम एक फूल डे का त्योहार मनाया करते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। हम हरेला मनाया करते हैं। हमारे अलग अलग त्योहार होते हैं। कुछ जगहों पर हरेला मैंने मनाते हुए और देखा है। आप बिहार चले जाओ तो वहाँ अलग त्योहार है, आप हरियाणा आ जाओ वहाँ अलग त्योहार है। सीजन्स के ऊपर, जब हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री पर रहते हैं तो एग्रीकल्चरल जो हमारा कल्चर है उसके हिसाब से अलग अलग जगह के अलग अलग कस्टम्स हैं। तो उन पर्टिकुलर सोसाइटी के पर्टिकुलर कस्टम्स हैं, बट एक चीज हर कस्टम पर सेम है। वो क्या है? बर्थ, मैरिज एंड डेथ। अगर आपको हमारा जो हमने डिस्कशन करा था इन लीगल मेथड्स पर, वो याद होगा, मैंने एक चीज कही थी कि एंशियंट टाइम पर जो लड़ाइयां हुआ करती थी, जो पावर दिखाने का तरीका हुआ करता था, वो बेस्ड था फिजिकल स्ट्रेंथ पर। इंसान फिजिकली कितना स्ट्रांग है, और ये फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी शो हुआ करती थी तीन चीजों के बेसिस पर, जो थी उसका लैंड, गोल्ड एंड विमेन। इन तीन चीजों के ऊपर पूरी पूरी दुनिया बेस्ड हुआ करती थी। जो इंसान ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग होता था वो उतना ज्यादा लैंड एक्वायर करा करता था, उतना गोल्ड एक्वायर करा करता था, उतनी शादियां करा करता था, उतनी विमेन को अपने पास रखा करता था, राइट। तो ये जो फिजिकल स्ट्रेंथ का कंसेप्ट निकल करके आया, हम लोगों ने इसको फिर बाद में अलग अलग तरीके से अलग अलग एक कस्टमाइजेशन करना शुरू करा कि हाँ, जो हमारा जेंडर रेशियो है वो बिगड़े ना, जो सोसाइटी है वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हुए चले। सेकेंड प्रॉब्लम थी उस टाइम पर, हो सकता है कि एक विमेन की मल्टीपल मेल पार्टनर्स हो, एक मेल पार्टनर की मल्टीपल विमेन पार्टनर हो। तो यहाँ दो डिस्टिंक्शन निकल करके आए। हम एक को बोलते हैं पॉलीगैमी, एक को बोलते हैं
पॉलीएंड्री। तो मैरिज का जो पर्पस था, वो पर्पस एक तो कंपेनियनशिप का था कि आप शादी करोगे, आपको कंपेनियन मिलेगा, जो मेरा मानना है कि कंपेनियनशिप का पर्पस था। बट शादी का जो मेन पर्पस था, वो पर्पस था दी प्रॉपर्टी। मेरे बाद प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? दैट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन दैट नीडेड टू बी आंसर्ड। मैं मर जाऊं, मेरे बाद वो प्रॉपर्टी अब किसके पास जाएगी? अब लेट अस से हम एक ऐसे रहते हैं सोसाइटी पर जो कि है पॉली एंड्री फॉलो करती है, मतलब एक वुमेन के मल्टीपल मेल पार्टनर्स। लेट अस से एक वुमेन है, उसके 5 मेल पार्टनर्स हैं। फॉर एग्जांपल द्रौपदी, 5 पांडव भाई हैं। बट यहाँ पर को जरूरी नहीं है कि वो भाई हो या क्या हो, वी डिडंट नो दैट। बाद में कंसेप्ट निकल कर मैरिज का आया। बट उससे पहले बिना किसी कस्टम के, बिना किसी शादी के, बिना किसी भी तरीके के रिलेशनशिप के एक वुमेन के मल्टीपल पार्टनर्स हुआ करते थे। अब वुमेन होगी प्रेग्नेंट, वो बच्चा किसका है? नो वन न्यू, राइट? अब इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी है। सिमिलरली जो ये मेल्स हैं, इनकी भी अलग अलग वुमेन पार्टनर हैं। पॉसिबल, ये पॉसिबल है, लाइक एक वुमेन की मल्टीपल मेल पार्टनर्स हैं, तो एक मेल की मल्टीपल वुमेन पार्टनर भी हैं, राइट? तो अब जो प्रॉपर्टी हो रही है, जो बच्चा हो रहा है, वो बच्चा किसका है? तो वहां क्या प्रॉब्लम निकल करके आया करती थी? द किड बिकेम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वुमेन। मेल्स बच्चों को छोड़ दिया करते थे। देन दे रियलाइज्ड कि इनके मरने के बाद जो जमीन है वो बाकी लोग मार पीट करके छीन छान के छीन ले रहे हैं। तो इनका अगर कोई बच्चा होता, इनका कोई खुद का वारिस होता, तो वो प्रॉपर्टी उस बच्चे के पास डिवॉल्व हो जाती। ठीक है? तो इन्होंने एक कंसेप्ट बनाया मैरिज का कि एक विमेन या तो मल्टीपल मेल पार्टनर से शादी कर लेगी, तो जो बच्चा होगा वो कलेक्टिव ग्रुप का बच्चा माना जाएगा। तो अगर यहाँ 5 मेल हैं, इन 5 मेलों का वो बच्चा माना जाएगा, भले ही वो इनमें से किसी एक का भी हो, उन 5 का माना जाएगा। सिमिलरली एक मेल है, उसकी 5 फीमेल वाइव्स हैं, ठीक है? तो उस केस पर जो बच्चा होगा उस मेल का माना जाएगा। तो ऐसे करके हमने सिस्टम को रेगुलेट कर दिया। ये एक विमेन की मल्टीपल पार्टनर्स, एक मेल की मल्टीपल विमेन पार्टनर्स। तो यहाँ पर कोई ये नहीं था कि एक मेल है, हाँ इलिसिट रिलेशनशिप निकल करके आया करते थे, फिर वहां पर फिर दिक्कत निकल के आया करती थी। तो उन सबको रेगुलेट करते 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 अलग अलग सोसाइटी की तरफ से अलग अलग तरीके से हमारा सिस्टम डेवलप करा है। तो जो ये डेवलपमेंट निकल करके आया है ऑन लॉ, ये पूरा पूरा बेस्ड है कस्टम के ऊपर। हम इसको एक ट्रेडिशनल, एक एंटीक, एंशिएंट टाइम से फॉलो करते करते आ रहे हैं। तो इसको रेगुलेट करने के लिए जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हम लोगों ने बनाए फैमिली लॉज। हम लोगों ने अपने देश के जो लॉज हैं उनको 2 पार्ट पर डिवाइड कर दिया, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, एंड एक था हमारे पास जनरल लॉ। तो जब हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट की डिस्कशन के बारे पर, तो हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हम देखेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कि हिंदू लॉ क्या होता है, व्हाट इज हिंदू लॉ। फिर हम बात करेंगे मैरिज अंडर हिंदू लॉ, मैरिज अंडर हिंदू लॉ। फिर हम बात करेंगे इसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर हिंदू लॉ। अगर शादी होगी, हो सकता है तलाक हो जाए। हिंदू लॉ के अंदर पहले अलाउड नहीं था, बट जब 1955 का एक्ट निकल करके आया तो उसके बाद वो भी अलाउ हो गया। तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे अडॉप्शन के बारे में, मेंटेनेंस के बारे पर, और गार्जियनशिप के बारे पर। ये इस फैमिली लॉ 1 की क्लास पर हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे हिंदू लॉ के पर्सपेक्टिव पर। फिर हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के पर्सपेक्टिव पर, जहां हम बात करेंगे हमारा व्हाट इज मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ होता क्या है, सोर्सेज क्या होते हैं मुस्लिम लॉ के, कहाँ से मुस्लिम लॉ डिराइव होता है। फिर हम बात करेंगे निकाह या मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ, ठीक है। फिर हम बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस, जहां हम तलाक की बात करेंगे। यहाँ पर को हम बात करेंगे ट्रिपल तलाक से लेकर के हर चीज को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे अडॉप्शन, मेंटेनेंस, गार्जियनशिप अंडर मुस्लिम लॉ। उसके बाद जब हम इन दोनों टॉपिक को कवर कर लेंगे, तो हम लोग कुछ जनरल डिस्कशंस भी करेंगे, जहां हम हल्की फुल्की बात करेंगे हमारे स्पेशल मैरिज लॉ के बारे में, स्पेशल मैरिज एक्ट। और साथ में हम बात करेंगे कुछ जनरल चीजों के बारे में, जैसे सरोगेसी, लिव इन रिलेशनशिप, और होमोसेक्सुअलिटी, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के बारे पर भी। अब एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के बारे में हम बात करेंगे हल्की फुल्की। उसके अलावा हम देखेंगे कि सरोगेसी क्या होती है, लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, होमोसेक्सुअलिटी क्या होती है, एलजीबीटी कम्युनिटी का क्या रोल है,
और ऐसे ही चलते चलते हम बात करेंगे थोड़ा बहुत स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे पर, क्योंकि इसके बाद हम साथ में देख लेंगे थोड़ा बहुत हमारा जो इंडियन अडॉप्शन एक्ट वगैरह जो निकल करके आएगा, जनरल कंटेक्स्ट उसका क्या है, हम उन चीज़ों के बारे में हल्का हल्का एक जनरल डिस्कशन करते हुए चलेंगे। क्योंकि सेकंड पार्ट पर जब हम फैमिली लॉ 2 पढ़ेंगे, वहाँ पर को हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो सक्सेशन होता है वो कैसे होता है। सक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने क्या बात करी अभी, जो मैरिज का पर्पज़ है वो पर्पज़ था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी। तो उसको हम कैसे रेगुलेट करते हुए आ रहे हैं, हम इन चीज़ों को सब डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। तो अगर आप फैमिली लॉ की वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, आप हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ और स्पेशल मैरिज एक्ट वगैरह को जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, कुछ जनरल डिस्कशन आप करना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, जो है द विभोर तिवारी। ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ मुझे आप फॉलो कर सकते हो, यहाँ मुझसे आप आकर के बात कर सकते हो। आई ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चंस एंड डाउट्स हियर। और साथ ही आप चाहो तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ मैं अपडेट्स और बाकी चीज़ें आपको धीरे धीरे देता रहूँगा। तो आज की वीडियो में ही ख़त्म करेंगे, हम अगली वीडियो से बात करेंगे, शुरू करना कि व्हाट इज़ हिंदू लॉ, हिंदू लॉ का ओरिजिन और सोर्स कहाँ से निकल करके आया, हम यहाँ से बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।